हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और बेटा इसके लिए हमने जो रेफरेंस बुक ली है वो है डॉक्टर अली एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस बुक से हम एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी के एक एक लाइन क्वेश्चन है। वो है डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट। तो क्या सिर्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आर गार्डन ब्यूटीफुल? नो। एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन? नो। आर एडेप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा फॉल्स है? देखो, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना। दूसरा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म बीइंग नॉन फ्लावरिंग डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसने बोला है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है ना। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, यहाँ बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉक्सिमल, इसने पूछा है द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच रहता है? स्टेमन का प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच रहता है? तो बेटा या तो थैलेमस से, नॉर्मली मोस्टली केसेस में थैलेमस से अटैच रहता है, या फिर कभी कभी में पैटल से देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रिंजल में यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। ठीक है ना, यहाँ पे ये पैटल से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, जो स्टेमन है वो पेटल से कनेक्ट होता है। स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड, सपोज करो ये स्टेमन है। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट या तो थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है ना, या तो ये थैलेमस से अटैच होता है बेटा, या फिर बहुत रेयर केसेस में हमें किससे देखने को मिलता है? पैटल से अटैच देखने को मिलता है। ब्रिंजल में देखने को मिलता है ऐसा, ये पैटल से, जिसको हम एपीपिटैलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक बार और, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल एंड। फिलामेंट का इसको हम डिस्टल एंड बोलते हैं और इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ये बताना है। ठीक है ना। तो इसमें ए है हमारा एंथर। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ए सभी में एंथर दिया हुआ है। बी हमारा है फिलामेंट। ठीक है ना, बी हमारा क्या है बेटा? फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट तो सिर्फ इसी में है, ये यहीं से हमें पता चल गया कि आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है ना, एंथर फिलामेंट। उसके बाद में सी पोलन सेक और डी पोलन ग्रेन, यानी कि आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 wall layer, which of the following 3 walls perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen? yes, 3 कौन सी लेयर होती हैं वो जो प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में हेल्प करती हैं? तो बेटा वो लेयर है हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम। एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम, ये तीनों प्रोटेक्शन में और डाइजेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर द अबव डायग्राम रेफर ट्रांसेक्शंस ऑफ एंथर। ठीक है, आइडेंटिफाई टू A to E respectively, A is missing here, A to E respectively। ठीक है ना, A to E से सबसे पहले A, यानी कि A क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। A स्पोरोजिनस टिश्यू है यहाँ पे। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, सभी में स्पोरोजिनस टिश्यू है। उसके बाद में बी टैपिटम, बी टैपिटम, दो में है टैपिटम, ए और डी में टैपिटम है। ठीक है ना, ए बी। उसके बाद में सी एपिडर्मिस, सी एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है बेटा, सी एपिडर्मिस। ठीक है ना, बस आंसर अब हो गया हमारा ये फाइनल, यानी कि स्पोरोजिनस आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपिटम, एपिडर्मिस, फिर सी डी हमारा मिडिल लेयर, और फिर जो ई है वो हमारा एंडोथीशियम, ई एंडोथीशियम। ठीक है ना, क्लियर? ओके, 4 लेयर होती है बेटा। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद में मिडिल लेयर, 2-3 लेयर होती है मिडिल लेयर की, और देन टैपिटम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 7. The above diagram refer is an enlarged view of one microsporangium of a mature anther. Mature anther का है बेटा ये। ठीक है, identify A, B, C. A, B और C, बिल्कुल। सबसे A क्या है? A एंडोथीसियम है।
क्योंकि इसमें एपिडर्मिस दी हुई है, बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर एंडोथीसियम, ठीक है ना, एंडोथीसियम से जस्ट नीचे वाली लेयर टैपिटम, एंडोथीसियम टैपिटम और एंडोथीसियम मिडिल लेयर, ए एंडोथीसियम, बी मिडिल लेयर एंडोथीसियम और मिडिल लेयर और सी सी टैपिटम, ठीक है ना, सी टैपिटम। बस आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर सी, एंडोथीसियम मिडिल लेयर एंड टैपिटम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज इन एंथर इज, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन एंथर इज पोटेंशियल पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एंथर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी हर एक सेल के अंदर बेटा पोटेंशियल होता है कि वो पोलन ग्रेन बना सकती है, पोलन ग्रेन बना सकती है, मतलब हर एक वहाँ पे हर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पोलन मदर सेल है, ठीक है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर बना सकती है, पोलन ग्रेन बना सकती है, यानी कि हर एक सेल उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है या पोलन मदर सेल होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए which of the following sequence is correct for microsporogenesis, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर क्या होती है बेटा, इसके अंदर पहले मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस से यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मियोसिस किसमें दिया हुआ है, माइक्रोस्पोर, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइटोसिस, माइटोसिस तो नहीं होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, यानी कि इसी में दिया है मियोसिस, इस वाले में मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाहर किसकी लेयर होती है, कैलोस की लेयर होती है, ठीक है ना, वहां पे फिर एक कैलेज एंजाइम आता है जो उसका ब्रेक डाउन करता है और जो हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 10, द एंथर एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द सेपरेट द माइक्रोस्पोर, द माइक्रोस्पोर separate and separate, dissociate and each other and develop into pollen grain। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, pollen grain of different species, pollen grain of different species show characteristics difference in, जो pollen grain है वो उनके अंदर किस किस चीज का डिफरेंस होता है, मतलब देखो बिल्कुल शेप में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं, कलर में अलग होते हैं, डिजाइन में अलग होते हैं। अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उनकी शेप, साइज, कलर, डिजाइन सब हमें अलग अलग देखने को मिलता है और बड़े एस्थेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा सी होगा। उसके बाद में पोलन ग्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, पोलन ग्रेन की किस में अपर्चर होता है बेटा, एक्साइन में, ठीक है ना। एक्साइन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, उसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, ओके ये मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, ठीक है ना, एब्सेंट इसमें यहीं पर लिख गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एक्साइन, जर्मपोर और एब्सेंट, ठीक है ना। ये एब्सेंट यहाँ पे नहीं आना था बेटा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया हमारा बी, एक्साइन, जर्मपोर एंड एब्सेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के लिए कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। टू एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन आर नोन सो फार, ये स्टेटमेंट गलत है, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर ही नहीं सकता। Pollen grains are well preserved as fossil because of presence of sporopollenin, yes this one is also correct। तो आंसर हमारा, इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, यहाँ पे इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी, ठीक है। उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की इनर वॉल किसकी बनी होती है? देखो पोलन ग्रेन की इनर वॉल, सबसे पहले उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटाइन। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन क्या होती है? इंटाइन। इज थिन कॉन्टिन्यूअस एंड पैक्टो सेलुलोज, बिल्कुल पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, इसको इंटाइन बोलते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है। कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू जर्म स्पोर, बिल्कुल यहाँ पे जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब बनाती है ये वाली वॉल, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका ए और बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 15. The above diagram show some stages in microgametogenesis. Microgametogenesis के stages यहाँ पे दिखाई हुई है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रोस्पोर से जब वो इमेच्योर माइक्रोस्पोर से जब बेटा मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है, तो उसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के टाइम पे सिर्फ माइटोसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है, यहाँ पे इसने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के स्टेजेस दी हुई हैं, तो हमें ए बी सी और आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे ए मतलब कि यहाँ पे जो ए में दिखाया है, यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल अटैच हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो एसिमेट्रिक स्पिंडल, इसका क्या होगा? एसिमेट्रिक स्पिंडल। उसके बाद में बी है वेजिटेटिव सेल और सी है जनरेटिव सेल, यानी कि इसका आंसर एसिमेट्रिक स्पिंडल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, आंसर सी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स से क्या? माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होती है, बिल्कुल ये माइक्रोस्पोर है बेटा, देखो ये माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर माइटोसिस हो रही है, लेकिन वो एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर की वजह से तो माइटोसिस हो रही है, वो अनइक्वल हो रही है, ठीक है ना। और दो टाइप के सेल बन रहे हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है ना। फिर जनरेटिव सेल्स में फर्दर माइटोसिस होती है, और क्या बनता है? टू मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैज मोर फूड एंड लार्ज इरेगुलर शेप, इनमें से किसके पास में ज्यादा फूड होता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है उसकी भी शेप कैसी होती है? लार्ज और इरेगुलर शेप होती है, तो मतलब कि वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो काफी इरेगुलर शेप का लार्ज होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा? वेजिटेटिव सेल। अब एंजियोस्पर्म pollination occur when pollen grains are in टू सेल स्टेज। नॉर्मली बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में टू सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाता है, टू सेल स्टेज पे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड ऑफ टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज पे ही मोस्टली 60% जो एंजियोस्पर्म है वो टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन यहाँ से शेड ऑफ हो जाते हैं। हाँ 40% जो है वो थ्री सेल स्टेज पे शेड ऑफ होते हैं, 40% थ्री सेल स्टेज पे शेड ऑफ होते हैं। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स पूछी है? फॉल्स बतानी है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे पोलन ग्रेन शेड हो रहे हैं, ठीक है ना, वो किस स्टेज में है बेटा? टू सेल स्टेज में है, ठीक है ना, टू सेल स्टेज में है अभी। उनको जब जो जनरेटिव सेल है, मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल आगे चल के दो मेल गैमेटोफाइट बनाती है, ठीक है ना, दो मेल गैमेटोफाइट बनाती है। तो तब जाके वो कंप्लीट होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। उसके बाद में इन एंजियोस्पर्म पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट आर पोलिनेटेड, या बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि टू सेल स्टेज में वो पोलिनेशन हो जाता है, तो बिल्कुल पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट आर पोलिनेटेड, स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। जनरेटिव सेल्स इज सिफोनोजीनस एंड while vegetative cells is spermatogenous, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बेटा इन्होंने उल्टा कर दिया। सिफोनोजीनस क्या होता है?
फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है ना। जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, उसको सिफोनोजेनस बोलते हैं। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब में जनरेटिव सेल हेल्प नहीं करती, वेजिटेटिव सेल हेल्प करती है। यहाँ पे कौन मदद करता है? वेजिटेटिव सेल। और स्पर्मेटोजेनस के लिए हम यूज कर सकते हैं जनरेटिव सेल को, यानी कि ये इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हे फीवर इज अ पोलन hay fever is a pollen allergy, yes, correct. Pollen grain of some plant produce severe allergy and respiratory or bronchial disease, yes, this also correct. And last one is pollen grain are poor in nutrients, ये statement क्या होगी हमारी? गलत होगी, नहीं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे इसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी एक तो थर्ड हो गई बेटा, थर्ड और लास्ट वाली, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्थेनियम, यानी कि कैरेट ग्रास। पार्थेनियम को हम क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थेनियम। अब इसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है ना, करेक्ट बताना है। यहाँ पे पार्थेनियम केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड wheat, yes, बिल्कुल करेक्ट है ये तो स्टेटमेंट। इट हैज बिकम यूबिक्यूटस इन occurrence, this also correct. It cause pollen and allergy, yes, pollen इसकी एलर्जी करते हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव, यस, बिल्कुल आंसर इज डी, इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इट हैज बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट, टू यूज pollen tablet as food supplement. In Western countries, a large number of pollen product in the form of tablet and syrup are available in the market. Yes. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. Yes. तो आंसर हमारा बी होगा, पोलन, पोलन एंड पोलन, तीनों फिलअप्स में हमारा पोलन ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Pollen grain can be stored in nitrogen as liquid nitrogen at liquid nitrogen में at -96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इनको स्टोर करते हैं, ठीक है, फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। इन फ्यूचर में एक साइंटिस्ट को ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनका यूज करना है, तो हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड अपॉन, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन किस किस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल जेनेटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट पोलन वायबिलिटी, इनमें से कम सबसे कम जो पोलन की वायबिलिटी है वो किसकी होती है? तो बेटा जो सीरियल्स हैं जैसे कि वीट और राइस, इनकी जो वायबिलिटी होती है, पोलन वायबिलिटी होती है, वो विद इन 30 मिनट्स में ही लॉस हो जाती है, ठीक है ना, विद इन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही अगर ये पोलिनेशन नहीं हो पाता है तो इनकी जो पोलन की वायबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, गो थ्रू द अबव फिगर शोइंग अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हाइबिस्कस शो पिस्टिल, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, ए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ए क्या है यहाँ पे? ए है बेटा स्टाइल, ए, ए बी सी और डी, देखो सी ओवरी, सी क्या है यहाँ पे? ओवरी। डी क्या है? थैलेमस, डी क्या है? थैलेमस। बी क्या है? स्टाइल, बी स्टाइल, ठीक है ना। और ए स्टिग्मा, बी स्टाइल और ए स्टिग्मा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, आंसर होगा बी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे दो, ये इमेज हमारी एनसीईआरटी की इमेज है, ए और बी, ये पेपेवर की इमेज है और ये मिकैलिशा की, मिकैलिशा क्या बोलेंगे इसको? मिकैलिसा की इमेज है, ठीक है ना। जो पेपेवर है यहाँ पर, जो ये दोनों ही मल्टी कार्पलरी है,
दोनों ही यहाँ पे मल्टीपल कार्पल हैं, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में मल्टीपल कार्पल्स हैं, बट इसके जो कार्पल्स हैं वो अलग अलग है, सेपरेट है, बट इसके कार्पल्स क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों मल्टी कार्पलरी है, ए इज मल्टी कार्पलरी, बी भी मल्टी कार्पलरी है, लेकिन सिनकार्पस मतलब जिसके पिस्टिल फ्यूज हो गए हैं उसको सिनकार्पस बोलते हैं, और जिसके अलग अलग है उसको एपोकार्पस बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। मल्टी कार्पली एक है, मल्टी कार्पलरी है बट सिनकार्पस पिस्टल है, बी मल्टी कार्पलरी है बट एपोकार्पस पिस्टल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ द सेल विद इन ओव्यूल विद मोर फूड। स्टॉक ऑफ ओव्यूल, सबसे पहले स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या होता है, फ्यूनिकल होता है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल होता है, ठीक है ना, यानी कि ए का हमारा क्या है, फिफ्थ, किसमें है, ए का फिफ्थ, ओके, ए का फिफ्थ एक में ही है बेटा, देखो, यानी कि हमारे आंसर के लिए कितनी आसानी से हम अपने आंसर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर हमें एक का भी पता होता है तो हम आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं बेसल 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल्स, जो लेयर होती है उनको इंटैगुमेंट्स बोलते हैं, सी का थर्ड इंटैगुमेंट्स, ओव्यूल के बाद जो लेयर होती है उनको इंटैगुमेंट बोलते हैं। रीजन ऑफ वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल्स फ्यूज विद फ्यूनिकल, फ्यूज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है चैलेजा, ठीक है ना, डी का सेकंड, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल चैलेजा, ठीक है। उसके बाद में मास ऑफ सेल्स विद इन ओव्यूल, इसको न्यूसेलस बोलते हैं, ई का फर्स्ट न्यूसेलस, ठीक है ना, ये हमारा न्यूसेलस हो गया। उसके बाद में हमारा एक ही बचा, रीजन ऑफ बॉडी, रीजन ऑफ वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, बिल्कुल उसको हीलियम हाइलम बोलते हैं, हाइलम, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा बी हो गया, मतलब हमें एक का भी आंसर पता होता है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोपाइल इज फाउंड इन सीड ओव्यूल, बोथ सीड एंड ओव्यूल। देखो बेटा, वैसे तो माइक्रोपाइल रीजन हम ओव्यूल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा सीड होता है उस सीड में भी वहां पे स्कार रह जाता है, माइक्रोपाइलर रीजन की जगह पे स्कार होता है, तो इसलिए हम इसको दोनों में देख सकते हैं, ओव्यूल के तो अंदर होता ही है, लेकिन हम वो जो माइक्रोपाइल रीजन है वो हमें सीड्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर फिर सी होगा। उसके बाद में which of the following sequence of development of embryo sac और female gametophyte, embryo sac को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, सबसे पहले अंदर ओव्यूल के जो सेंटर में होता है उसको हम सेल्स, मास ऑफ सेल्स, उसको न्यूसेलस बोलते हैं, न्यूसेलस में से ही कोई एक सेल मैगास्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और उससे मैगास्पोर बनाती है और फिर मैगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है ना, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, आंसर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें हमें ई डी सी ए बी बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए फ्यूनिकल है, ठीक है ना, ए फ्यूनिकल है, बी माइक्रोपाइल है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में सी, सी क्या है, सी ये न्यूसेलस है, ठीक है ना, सी क्या है बेटा, न्यूसेलस है, ठीक है ना, और न्यूसेलस के बाद में डी एम्ब्रियोसैक, डी एम्ब्रियोसैक एंड चला, ओके, मतलब आंसर हमारा डी होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, फ्यूनिकल माइक्रोपाइल न्यूसेलस एम्ब्रियोसैक एंड चैलेजा, ठीक है ना। आज की वीडियो में बेटा हम ये 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम 30 क्वेश्चन अभी इसके पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।